नमस्कार, प्रॉपर्टी जंक्शन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चरत। आज का हमारा टॉपिक कुछ अलग है, कुछ हटके है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मकान बेचने की। जी हाँ, क्योंकि मकान खरीदना जितना मुश्किल है, मकान बेचना उससे कहीं ज्यादा टेंशन भरा होता है। ऐसे में अगर आप भी मकान बेचना चाह रहे हैं तो आपके लिए आज का प्रॉपर्टी जंक्शन का ये शो देखना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि घर बेचना सिर्फ रजिस्ट्री पर साइन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए दस्तावेज और टैक्स की समझ भी जरूरी है। तो चलिए जानते हैं वो जरूरी बातें जो आपकी हर टेंशन को खत्म कर सकती है। तो आज के शो में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि मकान की बिक्री में कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो जरूरी है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम आपको बताएंगे। पूरी लिस्ट जो है हम आपको बताएंगे जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है आपको मकान बेचने में। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि रीसेल प्रॉपर्टी बेचने में क्या क्या सावधानियां जो हैं वो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें यही नहीं पता होता है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, क्या पूरी प्रक्रिया है, तो उसमें कई बार चूक हो जाती है। इसलिए ये पूरी चीजें आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि कैसे आप अपने घर की सही कीमत पा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि आपको अपने घर की सही कीमत का अंदाजा कैसे लगाना है तो आप घर कैसे सही कीमत में बेचेंगे। तो हम आपको एक फॉर्मूला देंगे जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे आपको आपके घर की जो है वो सही कीमत पता लगेगी। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि मकान बेचने में क्यों जरूरी है प्रॉपर्टी एजेंट। भाई क्यों आपको प्रॉपर्टी एजेंट की हेल्प लेनी चाहिए, उसकी मदद लेनी चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। और हम ये भी चर्चा करेंगे कि ज्यादा कीमत पाने के लिए कैसे तैयार करें घर को, तो कैसे आपको सबसे अच्छी कीमत मिल सकती है, इसका भी हम आपको तरीका जो है आज के शो के दौरान बताने वाले हैं। तो चर्चा हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं नोएडा के संजीव मेहरा की। किस तरह मकान बेचने की जल्दबाजी और अधूरे डॉक्यूमेंट्स के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। संजीव मेहरा अगले महीने विदेश में सेटल होने वाले हैं। उनका नोएडा में एक फ्लैट है जिसे वे झटपट बेचना चाहते हैं। उन्हें एक ग्राहक भी मिला। जल्दबाजी में उन्होंने सेल एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए, लेकिन संजीव के पास ओनरशिप ट्रांसफर से जुड़े दस्तावेज पूरे नहीं थे। इस वजह से न सिर्फ रजिस्ट्री में देरी हुई, बल्कि बायर्स ने प्राइस घटाने की डिमांड भी कर दी। संजीव को कैपिटल गेन टैक्स की जानकारी भी नहीं थी। ऐसे में उन्हें ज्यादा टैक्स भरना पड़ा। ये केस बताता है कि घर बेचने में हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए, नहीं तो आपकी मेहनत की कमाई पर संकट आ सकता है। तो कैसे आप अपने घर को सही कीमत में बेच सकते हैं, क्या क्या तरीके आपको अपनाने चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज जो है वो घर बेचने के लिए ज़रूरी हैं, इसी बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा में हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ओराम कॉलोनाइजर्स के फाउंडर डायरेक्टर अमित राज जैन जुड़ रहे हैं, जो आपको ये बताएंगे कि घर बेचते समय आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अमित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पल्लवी। तो अमित जी, चूंकि आज हम बात कर रहे हैं मकान बेचने के बारे में, तो सबसे पहले ना ज़रूरत जो एक व्यक्ति को लगती है वो यही लगती है कि भाई अब मुझे अगर मकान बेचना है तो पता नहीं कौन सी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो मुझे चाहिए होंगे, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे। तो सबसे पहले आप ज़रा हमारे दर्शकों को यही बताइए कि मकान बेचते समय कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। देखिए, मकान बेचते टाइम आपको सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास चेन पूरी होनी चाहिए ना। वो चेन बोलना बड़ा आसान है, चेन पूरी होनी चाहिए। कोई ये लोहे की चेन नहीं है, ये चेन है कि आपका जो मकान है उसकी उत्पत्ति कहाँ से, आपका जिस मकान की शुरुआत कहाँ से। मान लीजिए आपने एक बिल्डर से मकान खरीदा, तो बिल्डर से मकान खरीदा तो आपने पहले बिल्डर को रिसीट पैसे दिए, उसने आपको रिसीट्स दी, साथ में आपको एक बिल्डर बायर साइन करके दिया, एक अलॉटमेंट लेटर दिया, उसके बाद उन्होंने आपको एक पोजेशन लेटर दिया, फिर उसके बाद एनओसी दी फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड सूवेज। अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं, अगर फ्लैट खरीद रहे हैं तो एनओसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप जैसे प्लॉट खरीद रहे हैं तो ये एनओसी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप, और साथ में अंत में आपकी सेल डीड, ये डॉक्यूमेंट आपके टाइटल डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। इसके अलावा आपके पास अपनी हाउस टैक्स पेड रिसीट्स होनी चाहिए, जो आज तक आपने प्रॉपर्टी का टैक्स, हाउस टैक्स, जो भी दिल्ली में हाउस टैक्स होता है, गुड़गांव में प्रॉपर्टी टैक्स होता है, और आपने सारी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जितने भी यूटिलिटीज हैं उसके बिल्स आपके क्लियर होने चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो आपकी एक्विजिशन चेन
और आपकी जो आउटगो है वो आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो एक्विजिशन चेंज आउटफ्लो जो है वो पूरा होना चाहिए आपके पास। जब भी आप घर बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो अमित जी ने आपको पूरी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो दे दी है, उसका आपको ख्याल रखना चाहिए ताकि जब भी आप घर बेचने के बारे में जाएं, मार्केट में उतरे, तो आपके पास आपकी पूरी तैयारी हो, सारे दस्तावेज पूरे हो। अच्छा अमित जी, एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगी, सेल डीड, अग्रीमेंट टू सेल, ये कितने ज़रूरी होते हैं और इन दोनों में क्या अंतर रहता है? देखिए, इनका अंतर इनके नाम में ही छुपा है। अग्रीमेंट टू सेल का मतलब है अग्रीमेंट टू सेल। अगर इसको ध्यान से देखें, ये आप और फर्ज कीजिए पल्लवी, मैं आपको अपना घर बेचा, तो अग्रीमेंट टू सेल हमारे बीच में हुआ। उस अग्रीमेंट का मतलब ये है कि मैं ये अग्री कर रहा हूं कि पल्लवी जी, जब आप मुझे पूरा पैसा दे दीजिएगा, मैं ये मकान आपको बेच दूंगा। अग्रीमेंट टू सेल टाइटल नहीं। अग्रीमेंट एक हमारे बीच का अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ जी, हम ये मकान आपको बेचना चाहते हैं। सेल डीड क्या है? सेल डीड होती है जब आपने पूरा पैसा आपने मेरे को दे दिया और मैंने मकान की चाबी आपको दे दी, तो हम सेल डीड कर लेंगे भी। जो हमने अरेंजमेंट किया, जो मैंने आपको पैसा दी, आपने मुझे पैसा दिया, मैंने आपको मकान दिया, उसका जो अग्रीमेंट है उसको सेल डीड कहते हैं। सेल डीड पे सरकार आपसे स्टैंप ड्यूटी चार्ज करती, डिपेंडिंग ऑन सिटी एंड डिपेंडिंग ऑन द जेंडर ऑफ द बायर। तो 5, 6, 7 या 4, 5, 6% डिपेंडिंग ऑन स्टेट ये स्टैंप ड्यूटी होती है। अग्रीमेंट टू सेल पे एज सच अभी कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं है, लेकिन आप उसको रजिस्टर कराने जाते हैं तो कुछ स्टेट्स अग्रीमेंट टू सेल को भी रजिस्टर करती हैं। जैसे आई थिंक महाराष्ट्र में अग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर किया जाता है, लेकिन दिल्ली, हरियाणा में अग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं। आप बिना अग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर कराए अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। ठीक है, तो बिना एग्रीमेंट टू सेल को आप रजिस्टर कराए अपनी प्रॉपर्टी भी बेच सकते हैं। जैसा कि अभी अमित जी ने बताया, सारे स्टेट्स में ऐसी कंपल्शन नहीं है, महाराष्ट्र में हालांकि ये ज़रूरी है। लेकिन अमित जी, क्या मकान बेचने से पहले ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है? अगर होती है तो क्यों होती है इसकी ज़रूरत? देखिए, मकान बेचने से पहले ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है नहीं होती, मकान खरीदने से पहले जरूर होती है। अब आप समझिए कि मैंने एक बिल्डर से मकान खरीदा, मैंने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लिख के बिना मकान खरीद लिया, तो मेरी पहली गलती हो गई। अब मैं उसको बेचने जाऊंगा, जरूरी नहीं है जैसा गलती मैंने करी जो नया बायर वो भी वो गलती करेगा। सो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट तो ऐसा है कि क्या सड़क पे गाड़ी चलाने के लिए टायर की लाइसेंस की जरूरत होती है? तो बिना लाइसेंस के आप गाड़ी कभी कभी चला तो लेते हैं, लेकिन है तो गलत, इलीगल। सो आप बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के ना तो मकान खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। ये एक बहुत बहुत मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, अगर आप देखिए उसके नाम में भी उसकी जरूरत छुपी हुई है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मतलब ये वो सर्टिफिकेट है जो आपको अलाउ कर रहा है कि आप उस मकान को ऑक्यूपाई कर लें। जिस मकान को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, ना उसको खरीद के फायदा, ना उसको बेच के फायदा। ठीक है, यानी कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एक ऐसा दस्तावेज है जिसके बिना ना आपको घर खरीदना चाहिए, और जब आप घर खरीद ही नहीं सकते ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना, तो उसके बिना तो आप बेच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपको ज़रूर जांचना चाहिए जब भी आप घर खरीद रहे हैं, और अगर बेचने जा रहे हैं तो भी आपके सामने जो भी आपसे खरीद रहा है वो भी आपसे कहेगा कि भाई मुझे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो ये आपके पास दस्तावेज जो है वो ज़रूर होना चाहिए। अच्छा अमित जी, घर बेचने की प्लानिंग जो है वो कैसे करनी चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए बेसिकली? देखिए, घर बेचने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपके मकान की सही कीमत क्या है। इसकी एक ट्रिक बताऊंगा। अच्छा, आप भाई क्या तरीका, आप ये पूछते हैं कि भाई मेरा घर का नंबर 25 है, आपको पता चलता है घर नंबर 18 जो था वो एक्स प्राइस से बिका है, घर नंबर 37 जो था वो वाई प्राइस से बिका है। तो अगर वो एक्स प्राइस बिका, वो वाई प्राइस बिका, तो एक्स और वाई को जोड़ देते हैं। चलिए मैं नंबर से बात करता हूँ कि घर नंबर 18 2 करोड़ का बिका है और घर नंबर 37 जो है वो 2 करोड़ 20 लाख का बिका है। तो आप देखते हैं कि यार मोरलेस मेरा इसके बीच में कहीं होना चाहिए, क्योंकि घर नंबर 37 की लोकेशन बहुत अच्छी थी, 18 की थोड़ी हल्की थी, मैं बीच में हूँ, तो मुझे लगभग 2 करोड़ 10 लाख मिलने चाहिए। ये तो एक तरीका हुआ, ये स्टैंडर्ड तरीका है, इसमें आप गलती भी शायद खा सकते हैं, कोई आपको सही प्राइस ना बताएगा। बेसिकली एवरेजिंग हो गया, एवरेज हो गया। लेकिन इससे भी एक बड़ा अच्छा सिंपल और सबसे उत्तम उपाय है, ये मैं सारे आपके सेलर्स को एक संदेश देना चाहता हूँ। आप जब अपना घर बेचने जाएं तो कभी भी किसी ब्रोकर चैनल पार्टनर से, जो आपके लोकल ब्रोकर हैं जो इसको बेचते हैं, जिस डील करते हैं, ये बात ना करें कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूं। अच्छा,
आप उनसे पूछे मैं इस तरह का एक मकान खरीदना चाहता हूं, ओके। क्योंकि वो आपको उस वक्त उसकी सही प्राइस बताए, थोड़ी ज्यादा बताए। क्योंकि बायर्स एक ना इसको बोलते हैं ट्रेडर मार्जिन। जब आप कोई स्टॉक मार्केट में बेचे जाते हैं, कोलगेट का शेयर आप बाजार में बेचे जाते हैं, तो बिकता और उसकी सेल प्राइस और परचेज प्राइस में एक मार्जिन होता है। जी बिल्कुल। वो मार्जिन आप लूज कर जाएंगे। सेम रियल एस्टेट में मार्जिन बहुत बड़ा होगा। तो अगर आप किसी को बोले कि मैं अपना घर बेचना है, वो कहेगा नहीं नहीं, ये मकान तो मैं 2 करोड़ में बिकेगा आपका मकान, तो आपके दिमाग में 2 करोड़ की फिगर आ जाएगी। ठीक है। अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे खरीदना है, नहीं इस इलाके में तो 2.25 2.30 का रेट चलता है। अब आपको ये समझ में आ गया कि आप 2 ब्रोकरों से अलग अलग बात कीजिए। पहले तो ये बात कीजिए कि मेरे को खरीदना है, फिर उसके 10 दिन बाद 15 दिन बाद दूसरे किसी और ब्रोकर से, चैनल पार्टनर से ये बात कीजिए कि मुझे अपना मकान बेचना है। अब आपके पास दोनों फिगर्स आ गई कि वो जब वो बेचने की कोट करते हैं तो क्या कोट करते हैं, खरीदने कोट करते हैं तो क्या करते हैं। फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे अपने मकान की प्राइस इसके बीच में मिलनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है कि आपको किसी भी एजेंट के पास जाना है जो घर बेचते हैं, उनके पास जाइए। जैसा अमित जी बता रहे हैं, आप वहाँ जाकर जो है उनसे चेक करिए कि आप सिमिलर एक घर खरीदना चाहते हैं, तो वो आपको वो क्या कीमत बता रहे हैं। 10-15 दिन बाद जो है वो किसी और डीलर से भी आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, और उसके बाद जो है फिर आप जाके बोलिए कि भाई मुझे घर बेचना है, अब आप बताओ कि इसकी कीमत क्या है। इससे आपको सही कीमत का बड़ी आसानी से अंदाज़ा जो है वो लग जाएगा। तो आपने बहुत ही सिंपल सा तरीका जो है अमित जी हमारे तमाम दर्शकों को बता दिया है, और मुझे उम्मीद ये है कि हमारे दर्शकों को ये तरीका काफ़ी काम भी आएगा। खैर, इस बीच में अमित जी हमारे पास हमारे दर्शकों के सवाल आने शुरू हो गए हैं, तो कुछ हम सवालों को शामिल कर लेते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे लेकर चलेंगे। जयपुर से दीपक शर्मा का सवाल है, ये कह रहे हैं कि मुझे घर बेचना है, डीलर के पास जाऊं या फिर आस पड़ोस में बताकर ही बेचना सही रहेगा? दीपक जी, आपको डेफिनेटली दोनों चैनल एक्सप्लोर करने चाहिए। देखिए, डीलर के पास जाके आपको प्राइसिंग पता चलेगी। जैसे मैंने बताया, पहले उससे बात कीजिए कि भाई मुझे घर बेचना है इस टाइप का तो क्या प्राइस मिलेगी, या मुझे घर खरीदना है इस टाइप का तो क्या प्राइस मिलेगी। और आपको अड़ोस पड़ोस में भी जरूर बताना चाहिए। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। जो आपकी प्रॉपर्टी की बेस्ट प्राइस है वो इंसान देता है जिसको जरूरत है, और जो आपके अगल बगल रहता है शायद उसको अपने भाई के लिए, शायद खुद के लिए, अपने बेटे के लिए, शायद अपना घर उसको बड़ा करना चाहता है, वो आपको बेस्ट प्राइस देगा क्योंकि उसको आपके मकान की जरूरत है। तो दोनों में जो आपको बेस्ट प्राइस दे रहा हूं, दोनों चैनल्स को आपको यूज करना है, फुल यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो ये भी सही तरीका है दीपक जी कि दोनों चैनल्स को आप यूटिलाइज कीजिए, और वहाँ जहाँ से आपको बेस्ट प्राइस मिल रही है वहाँ पर जो है आप अपना मकान बेच सकते हैं। अगला सवाल इंदौर से नेहा अग्रवाल का है। ये कह रही है कि क्या रजिस्ट्री से पहले एडवांस पेमेंट लेना सही रहता है? देखिए, बड़ा ट्रिकी सवाल है ये, बहुत गहरा है। मतलब इसमें मैं आई वुड वांट टू टेल योर बायर्स, सेलर्स दैट प्रॉपर्टी खरीदना एक आसान काम, लेकिन बेचते समय आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि जो आप अग्रीमेंट टू सेल या एडवांस ले रहे हैं उसकी, देखिए अगर आप एडवांस ले रहे हैं, लेना बट कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन द मोमेंट यू साइन अग्रीमेंट टू सेल, अगर आपने अग्रीमेंट टू सेल साइन कर दिया कि जी मैंने 2 करोड़ का मकान बेचा, 20 लाख रुपए मैंने आपसे ले लिए हैं, और 3 महीने के बाद आप मेरे को बचे हुए 1 करोड़ 80 लाख देके अपनी रजिस्ट्री करा लीजिएगा। कुछ लोग इसमें फ्रॉड भी कर देते हैं। आपको 20 लाख देके आपके ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस डाल देंगे कि हम तो पैसे देना चाहते हैं, आप लेना नहीं चाह रहे, और एक तरह से एक आम आदमी को हैरेस करने की कोशिश करते। ऐसे में आपको ये देखना है जो अग्रीमेंट टू सेल है उसकी लैंग्वेज आपको बहुत ध्यान से पढ़नी। ओके। उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि उन्होंने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, जो प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं, चेक कर लिए हैं, उनको उससे सेटिस्फेक्शन है, और उन्होंने मकान को भी अच्छी तरीके से अंदर से देख लिया है, उसमें भी सेटिस्फेक्शन है, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने उनके सवाल हैं सब आंसर कर दिए गए हैं। और अगर फला तारीख, जो भी 3 महीने 4 महीने 2 महीने 8 महीने जो भी आपका टाइम तय हुआ, उसके अंदर अगर वो आपको पेमेंट करते हैं तो वो इस मकान को पाने के हकदार हैं। अदरवाइज किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में ये टाइम एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, और उससे पहले वो आके अपनी रजिस्ट्री कराए।
ये एक फ्रॉड बहुत चला था मार्केट में, और उससे बचने के लिए आपको अपने एग्रीमेंट टू सेल की डॉक्यूमेंट लैंग्वेज बहुत क्लियर रखनी। ठीक है, तो एग्रीमेंट टू सेल की लैंग्वेज का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो अमित जी, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जितने भी लोग जो है घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, चूंकि वो इतनी लीगल समझ तो रखते नहीं है, तो बेटर रहता है कि किसी एक्सपर्ट की मदद ले ली जाए, किसी लॉयर को इन्वॉल्व कर लिया जाए? डेफिनेटली पल्लवी, मैं हमेशा बोलता हूँ बेचते टाइम खरीदते टाइम दोनों आपको लीगल हेल्प जरूर जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी करोड़ों की है। लीगल हेल्प बहुत सस्ती है उसके मुकाबले, और सपोर्ट रहता है। आप अपने जान पहचान के उस एरिया में जो प्रॉपर्टी की समझ रखते हो, ऐसे लॉयर को बेचते और खरीदते टाइम दोनों में ही इन्वॉल्व कीजिए। ठीक है, बिल्कुल। तो आप सबको जो है इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो एक लॉयर को, एक एक्सपर्ट को ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए, जैसा अमित जी भी बता रहे हैं। एक अगला सवाल और ले लेते हैं, नागपुर से राकेश पाटिल का है। ये कह रहे हैं, क्या हाउस टैक्स बकाया होने पर घर बेचा जा सकता है? देखिए पल्लवी जी, बेचा तो सबको जा सकता है, लेकिन आप देखिएगा, जब आप कोई भी इंसान घर खरीदता है, घर खरीदने के बाद उसको लोकल म्यूनिसिपैलिटी में म्यूटेशन कराना, दैट इज जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं उसमें आप देखिए, घर खरीदा गया, मैंने घर खरीदा और मैंने उसकी जो सेल डीड रजिस्टर करा ली, सेल डीड रजिस्टर हुई रजिस्ट्रार के पास, बाकी लेकिन गवर्नमेंट के बाकी डिपार्टमेंट्स को तो नहीं पता ना इसका मालिक अब इस एक्स आदमी बन गया या मैं बन गया। के लिए आप म्यूटेशन कराने जाते हैं म्यूनिसिपैलिटी में, वाटर में डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, ताकि बिलिंग आपके नाम पर आए। इन सभी चीजों के लिए म्यूटेशन कराने, अगर आपका हाउस टैक्स बकाया है तो आपकी म्यूटेशन नहीं हो। सो बिना हाउस टैक्स के आप घर नहीं बेच सकते। 99% जो आपका बायर है वो समझदार होगा, वो खरीदने से पहले आपसे हाउस टैक्स पेड की रिसीट मांगेगा। अगर वो समझदार हुआ, उसका कोई लॉयर हुआ, अदरवाइज अगर उसको नहीं पता तो बात अलग है, बट आपको हमेशा अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। ठीक है, तो आपको जो अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। हाउस टैक्स जो है ज़रूर अपना पहले ही पे कर दीजिए, ताकि आगे जाकर किसी तरह की डील के दौरान जो है दिक्कत ना आए। खैर, अगर आप भी अपने सवाल जो है अमित जी से पूछना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको सबसे पहले क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना है और वहाँ पर मैसेज बॉक्स में आपको लिखना है प्रॉप यानी कि प्रॉपर्टी का शॉर्ट फॉर्म है PROP, और उसके बाद एक स्पेस देकर अपना सवाल जो है टाइप कीजिए और हमें 9354027995 पर अपना सवाल भेज दीजिए। इसके अलावा फेसबुक एक्स के जरिए भी अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं, और यूट्यूब के जरिए आप ऐसा करिए कि हमारे शो का लिंक के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पर आपको अपना सवाल जो है टाइप करना है, वहां से भी हम आपके सवाल जो है पिक करेंगे। अमित जी के पास चलेंगे, लेकिन आइए अब अपने साथी अभिषेक गुप्ता के पास चलते हैं। अभिषेक हमें ये बता रहे हैं कि एग्रीमेंट टू सेल में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू पल्लवी। प्रॉपर्टी पसंद आ गई है तो उसके बाद जो फाइनल ओनरशिप का जो कदम होता है वो सेल डीड होता है, उसके बाद रजिस्ट्री होती है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने लोन लिया हुआ है और महीने 2 महीने का वक्त लग रहा है, तो उससे पहले आप एक तरह से एग्रीमेंट टू सेल बनवाते हैं, जिसमें उसका पूरा विवरण होता है। तो एग्रीमेंट टू सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, चलिए एक करके आपको उसके बारे में हम समझाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी से जुड़ा पूरी जानकारी जो होती है उसमें सारी जानकारियाँ होती हैं, नाम, एड्रेस, प्रॉपर्टी कहाँ पर है, प्रॉपर्टी की सटीक पता जो होता है, जैसे एड्रेस पे प्रॉपर्टी बनी हुई है उसकी जानकारी होती है, प्रॉपर्टी की पूरी कीमत होती है, यानी कि जिस प्राइस पे वो सेल होने वाली है उसकी पूरी कीमत रहती है। वहीं भुगतान से जुड़ी जो शर्तें होती हैं, यानी कि किस टाइम पे, कितने समय पे आप कितना पेमेंट उसके करेंगे, उसकी भी पूरी जानकारी यहाँ पर होती है। आगे बढ़ते हैं और ग्राफिक्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी से जुड़ी देनदारियाँ जो होती हैं, यानी कि आप कितने टाइम पे, कौन से टाइम पे कितनी पेमेंट करेंगे, वो जानकारी इसमें मिलती है आपको एग्रीमेंट टू सेल में। उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफर की तारीख, यानी कि जिस तारीख को फाइनली सेल डीड और रजिस्ट्री होगी उसकी तारीख जो होती है वो भी यहाँ पर इसमें मेंशन होगी। विवाद समाधान की प्रक्रिया भी इसमें होती है, यानी कि इन केस अगर कुछ विवाद है प्रॉपर्टी से जुड़ा, यानी कि टैक्स वगैरह कुछ पेंडिंग पड़ रहा है या कोई और केस इसमें अगर पेंडिंग है, तो उसका विवाद समाधान की प्रक्रिया की पूरी जानकारी वो भी यहाँ पर होती है। विक्रेता और खरीदार के फाइनली यानी यहाँ पर हस्ताक्षर होते हैं, यानी कि बायर और सेलर के फाइनली इसमें सिग्नेचर्स होते हैं। अब लास्ट में समझ लेते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। जब प्रॉपर्टी आपने बेची है तो फिर एक तरह से उसमें जो कैपिटल गेन है उसमें टैक्स भी बढ़ता है। तो कैपिटल गेन टैक्स क्या है, चलो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं।
तो संपत्ति की बिक्री के लाभ पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। जैसे कि मैंने बताया कि जब आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो उस पर जो कैपिटल गेन होता है उस पर एक टैक्स लगता है, जिसको हम लोग कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। 2 साल से पहले बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो कि 20% के आसपास है। वहीं अगर लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो उसकी भी 2 साल से पहले अगर आप उसको बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता, माफ़ कीजिएगा, 2 साल के बाद बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो कि 12.5% के आसपास होता है। वही बिक्री मूल्य में से खरीदार मूल्य घटा कर गणना की जाती है, यानी कि अगर आपने प्रॉपर्टी जो खरीदी थी पहले वो 50 लाख की थी और उसको जो बेच रहे हैं वो 70 लाख का बेच रहे हैं, तो 20 लाख का जो अंतर आया उसको एक तरह से कैपिटल गेन कहते हैं, और वो उस पर जो होता है वो टैक्स आपका लगता है। इसके अलावा अगर आगे हम लोग बढ़ें तो नया घर खरीदने पर कैपिटल गेन टैक्स जो होता है उससे राहत भी मिलती है, यानी कि तुरंत अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है और उससे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है और तुरंत आप घर खरीद लेते हैं तो उस पर एक तरह से आपको टैक्स जो कैपिटल गेन टैक्स जो होता है उससे राहत भी मिलती है। वहीं सरकार के टैक्स फ्री बॉन्ड में अगर आप निवेश करते हैं तो वो टैक्स सेविंग भी हो जाती है, यानी कि इन केस अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है तो आप सरकार के टैक्स फ्री बॉन्ड में अगर निवेश करते हैं तो एक तरह से उसमें भी आपको जो टैक्स की जो सेविंग होती है वो इसमें हो जाती है। और लास्ट में कैपिटल गेन को इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना बेहद ज़रूरी होता है। तो ये है कुल मिला के इस एग्रीमेंट टू सेल से लेके कैपिटल गेन टैक्स को लेके पूरी जानकारी। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वापस अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, प्रॉपर्टी डील के बाद एग्रीमेंट टू सेल लेटर बनाने में और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सेल डीड या एग्रीमेंट टू सेल? एग्रीमेंट टू सेल। देखिए, एग्रीमेंट टू सेल मैंने बताया कि एग्रीमेंट टू सेल में सबसे जरूरी चीज है आपकी भुगतान की शर्तें और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लीजिए आप अपना घर बेच रहे हैं और आपका बायर आपसे ये चाहता है कि आप इस घर को पेंट करवा के दें, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज भी आपको जो आपके जो जुड़ी हुई है आपकी डील से, सारी बातें इसमें डालनी बहुत जरूरी है। बाकी जैसे अभी आपके कॉलीग ने बताया कि प्रॉपर्टी का एड्रेस, प्रॉपर्टी की डिटेल्स, जो उस प्रॉपर्टी से जुड़ी देनदारियां हैं जैसे कि हाउस टैक्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वो सभी कुछ आपको उस पे मेंशन करना जरूरी है। और सबसे जरूरी चीज है फाइनल डेट ऑफ पेमेंट एंड दी डिक्लेरेशन फ्रॉम बायर कि भाई उसने सारा टाइटल चेक कर लिया है, उसने सारी घर को इंस्पेक्ट कर लिया है, बाद में वो कोई डिस्प्यूट खड़ा ना करे। ठीक है। अच्छा अमित जी, आपने चूंकि इतने सारे केसेस देखे होंगे तो थोड़ा आप अपने अनुभव से हमें बताइए, जब भी कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी बेचता है या लोग प्रॉपर्टी जब बेच रहे होते हैं तो अक्सर आपने क्या देखा है कि किस तरह की गलतियां जो है वो कर देते हैं, ताकि हमारे दर्शक जो है आज इनसे सीख ले लें और आगे वो गलतियां ना करें? देखिए, 2 चीजें होती हैं। एक तो लोग आंख बंद करके एक पर्टिकुलर डीलर पर भरोसा कर लेते हैं, अपनी ड्यू डिलिजेंस नहीं करते। ऐसे में पैसे का नुकसान। जो चीज आपकी 2 करोड़ की बिक सकती है वो शायद आपको 180, 190 में मिल जाती है। एक आप रिमोट सेलिंग करते हैं, वो इसी का एक्सटेंशन है। रिमोट सेलिंग मतलब आपने मार्केट में आप गए ही नहीं, आपकी प्रॉपर्टी गुड़गांव में है और आप नोएडा में रहते हैं और आपने नोएडा बैठे बैठे ही फोन कर दिया, अरे मेरा घर भेज देना। दूसरे आदमी ने वहीं बैठे बैठे बता दिया जी बिक गया, आपने कहा जी बहुत अच्छा बिक गया जी, अच्छा ठीक। इसको रिमोट सेलिंग कहते हैं जी। रिमोट सेलिंग नहीं करनी, आपको खुद जाना है, आपका पैसा है, छोटा पैसा नहीं है, बड़ा पैसा है, तो कृपया कर टाइम निकालें, जाएं, आसपास पता करें क्या प्राइसेस है और खुद इस डिसीजन को अपने हाथ। ठीक है, तो ये काफ़ी एक अहम चीज़ है। जब भी आप अपना घर बेच रहे हैं, आपको चाहे आप कहीं भी रहते हो, एक बार जाकर जो है मार्केट में ज़रूर ये क्रॉस चेक करना चाहिए कि आखिरकार क्या कीमत आपको मिल रही है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जितने भी प्रॉपर्टी एजेंट्स होते हैं वो इस चक्कर में कि भाई जल्दी जल्दी चलो बिकवा देते हैं, हमें कमीशन तो अच्छी मिल जाएगी, तो इस चक्कर में वो आपको ये बता देंगे कि नहीं सर इतनी कीमत चल रही है, अब बेच दीजिए तुरंत, इसके बाद तो आपको ये भी नहीं मिलेगा, तो आप बेच भी देंगे। तो इसलिए आप खुद ज़रूर एक बार मार्केट में जाकर पता करें कि आपको क्या कीमत जो है वो मिल रहे हैं। अच्छा अमित जी, एक चीज और मैं जानना चाहती हूँ, अक्सर क्या होता है कि लोग ना सेल डीड हो गया, म्यूटेशन हो गया या एनओसी जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गए, इनको बड़े हल्के में ले लेते हैं। क्या इनके बिना, इन दस्तावेजों के बिना प्रॉपर्टी बेचना संभव है भी? देखिए, आप अगर ये अज्यूम कर रहे हैं जो बायर आपका आ रहा है उसको कुछ नहीं पता, तो सब कुछ संभव है। ओके। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ जो बायर आ रहा है वो समझदार है, उसने शायद आपका प्रोग्राम पहले भी देख लिया है, तो वो सीख चुका है, तो वो ये जानता है कि भाई उसको क्या क्या चाहिए।
वो मांगेगा, इससे पहले ही आप अपने कागज तैयार रखिए। आप अपने कागज क्यों कच्चे रखते हैं? पूरे कागज पक्के रखिए और अपने पूरी कीमत मांगिए। आप अपना जो भी एनओसी है, आपकी ओसी है, आपकी हाउस टैक्स पेड रिसीट है, आपकी बिजली जो विभाग की जितने भी ड्यूज है, पानी के विभाग के जो भी ड्यूज है, इवन सोसाइटी के जो ड्यूज है जहां आप रहते हैं, कोई आरडब्ल्यू के ड्यूज है, वो सारे अपने क्लियर करके रखिए। सारे कागज पूरे रखिए और खुल के बेचिए। ठीक है, ये तो सारे आप कागज बेसिकली एक सेलर होने के नाते, चूंकि आप अपना घर बेच रहे हैं, तो आपकी तैयारी अपनी साइड से जो है वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए, चाहे बायर आपसे डॉक्यूमेंट मांगे ना मांगे, लेकिन आप अपनी तैयारी पूरी रखिए ताकि जब भी आपकी जो डील फाइनलाइज हो रही है उसमें बीच में किसी तरह की अड़चन ना आए। खैर अमित जी, हमारे पास कुछ और भी हमारे दर्शकों के सवाल आ गए हैं, तो कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। लखनऊ से एक सवाल हमारे पास आया संदीप वर्मा का। ये कह रहे हैं कि मैंने 10 साल पहले एक फ्लैट खरीदा था, लेकिन अब उसकी सेल डीड नहीं मिल रही है, तो क्या मैं ये फ्लैट बेच सकता हूँ बिना सेल डीड के? जी, आप संदीप जी, आपको अपनी सेल डीड की ट्रू सर्टिफाइड कॉपी रजिस्ट्रार के ऑफिस से निकलवानी पड़ेगी। वो जब आप वो ट्रू सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लेंगे, उसके बेसिस पे आप वो अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। ट्रू सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने से पहले एक प्रोसेस होता है जो हर शहर का और हर रजिस्ट्रार का थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन मोर और लेस मैं आपको एक मोटा मोटा तौर पर बता देता हूँ। आपको पहले एक एफआईआर करानी पड़ेगी, जिसमें आप ये डिक्लेयर करेंगे कि मेरी सेल डीड गुम गई है। फिर उसके बाद आपको इससे रिलेटेड अखबार में एक ऐड निकालना पड़ेगा कि ये सेल डीड मेरी गुम गई है, अगर किसी व्यक्ति के पास हो तो मुझे देने की कृपा करें, और अगर किसी का कोई इसमें क्लेम है तो वो आए। और उसके बाद आपको रजिस्ट्रार जो है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एक सर्टिफाइड ट्रू कॉपी निकाल के दे देगा। वो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी जो है वो एज गुड एज ओरिजिनल सेल डीड होती है, जिसके बेसिस पे आप अपना मकान बेच सकते हैं। ठीक है, तो आप ट्रू सर्टिफाइड कॉपी जो है वो ज़रूर निकलवा सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास दिल्ली से रवि राठी का आया। ये कह रहे हैं कि अगर मैंने किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे दी है तो क्या वो मेरी जगह पर मकान बेच सकता है? जी बिल्कुल बेच सकता है। पावर अटॉर्नी, देखिए इसमें ना बड़े मिक्स व्यूज हैं। पावर अटॉर्नी रजिस्टर्ड होनी चाहिए अगर बेचना है तो। और बहुत सी अथॉरिटीज, बहुत सी स्टेट्स पावर अटॉर्नी को अब रजिस्टर नहीं कर रही है, बिकॉज लोगों ने उससे एक शॉर्टकट बना लिया था टाइटल लेने का, और पावर अटॉर्नी के बेसिस पे टाइटल ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन मेरे ख्याल से आप पावर अटॉर्नी ना दें किसी को तो बेहतर है। आपकी चीज है, अपनी पावर और अपनी अटॉर्नी अपने पास ही रखिए, दूसरे को देने का कोई फर्क। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए रवि जी, पावर ऑफ अटर्नी ना देंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चंडीगढ़ से हमारे पास जसप्रीत अरोड़ा का एक सवाल है। वो कह रहे हैं कि मकान बेचने के लिए बायर से कितना एडवांस लेना सही रहता है और पेमेंट कैसे लेनी चाहिए, चेक के जरिए, ऑनलाइन के जरिए? देखिए, बायर से आप जितना मैक्सिमम एडवांस जल्दी ले लेंगे, देखिए मिनिमम 10 to 15% तो लेते ही लेते हैं सभी, लेकिन आप जितना मैक्सिमम ज्यादा एडवांस ले लेंगे उतनी आपकी डील पक्की रहेगी। अगर मान लीजिए आप 2 करोड़ का एक फ्लैट या एक मकान या एक प्लॉट बेच रहे हैं और आपको सामने वाले ने सिर्फ 2 लाख रुपए दिए या 5 लाख रुपए दिए, उसकी स्किन इन द गेम ही नहीं है। वो अब पेमेंट करने आएगा जब उसके मन होगी, वो सोचेगा, अगर उसको लगेगा कुछ फायदा है, मार्केट क्रैश कर गई बीच में, तो पेमेंट करने ही नहीं आएगा, छोड़ देगा। फिर आप परेशान होंगे, अरे मेरा तो मकान बिक गया था, पैसे नहीं है। तो इससे बेस्ट तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा पेमेंट जो ले सकते हैं, 10, 15, 20, 25% ले लीजिए। क्या होगा, बायर का इंटरेस्ट उतना ही बना रहेगा आपकी प्रॉपर्टी में जितना ज्यादा पैसा वो आपको शुरू में देगा। सो मैक्सिमम ले लीजिए, मिनिमम 10 से 15% है, मैक्सिमम जितना मैक्सिमम दे जाओ उतना अच्छा। ठीक है, तो मिनिमम जो है 10 से 15% जो है आपको एडवांस ज़रूर लेना चाहिए, ताकि बायर जो है उसका इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में बना रहे और जो डील आप कर रहे हैं वो एक सीरियस डील बन जाए, ना कि ऐसे कि भाई थोड़े से चंद पैसों का सवाल है, चलो कोई बात नहीं, जाने दें इसको। अमित जी, एक दो चीज़ें मैं आपसे आखिर में समझना चाहूँगी। जैसे कोई व्यक्ति अगर घर बेच रहा है तो घर बेचते वक्त जो है रजिस्ट्रेशन वैल्यू और मार्केट वैल्यू में फ़र्क से जो है वो टैक्स की गणना पर कुछ असर पड़ता है क्या? देखिए, टैक्स की गणना मार्केट वैल्यू और रजिस्ट्रेशन वैल्यू पे नहीं होती। टैक्स की गणना इस चीज पे होती है, आपने प्रॉपर्टी खरीदी कितने की थी और बेची कितने। पहले आज से लास्ट ईयर भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करी पिछले बजट में कि
आप पहले जो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस था बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब 2001 तक एक मार्केट की मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी 2001 से पहले खरीदी है, तो 2001 तक की एक मार्केट वैल्यू अज्यूम की जाती थी और उसके बाद उस पर इंडेक्सेशन लगाई जाती। सो मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए थी सन 2001 में, और उस पर आपने इंडेक्सेशन लगाया तो 2022-23 तक आते आते वो लगभग 3 गुनी हुई। तो आपकी प्रॉपर्टी 30 लाख की होगी और अब आपने अपनी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की बेच दी, तो वो 70 लाख रुपए पे आपको 20% का कैपिटल गेन देना होगा, प्लस 10% उसमें सरचार्ज है। लेकिन लास्ट ईयर बहुत अच्छी एक श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत अच्छा हमारे को वो दिया इसमें डायरेक्शन और एडवाइस, और उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बिना इंडेक्सेशन के बेच सकते हैं अगर वो 2 साल या उससे ज्यादा पुरानी है। ऐसी सिचुएशन में आपको मात्र, चाहे आपने प्रॉपर्टी 2001 में खरीदी, 2010 में खरीदी, 2015 में खरीदी, 2018 में खरीदी, 2022 तक खरीदी, 2025 में आप उसको बेच रहे हो, आपको सिर्फ गेन पे 12.5% टैक्स देना है। तो मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी जो है वो 2015 में आपने 80 लाख की खरीदी और आज वो आप उसे 1 करोड़ 80 लाख की बेच रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपए पे आपको मात्र 12.5%, मतलब 12.5 लाख रुपए टैक्स देना है, और दैट्स अबाउट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो ये जरूरी है आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो इस चीज़ का जो है आपको ख्याल रखना चाहिए। कैपिटल गेन के बारे में अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए। अमित जी ने बहुत अच्छे से जो हमें एग्जाम्पल के जरिए समझा भी दिया है। अपने सीए की मदद भी ले सकते हैं इसके अंदर, वो आपको जरूर इसमें। बिल्कुल, और हम तो आपको सबको यही राय दे रहे हैं कि जब भी आप घर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ज़रूर जो है एक्सपर्ट की मदद लें। लीगल से जुड़े हुए कोई मामला है, अगर आपको पेपर्स वगैरह चेक कराने हैं तो किसी लॉयर की मदद लीजिए। टैक्स वगैरह की गणना अगर आप करना चाहते हैं तो आप किसी सीए की मदद ले सकते हैं। अच्छा अमित जी, अगर कोई पहली बार जो है वो मकान अपना बेच रहा है तो आपकी तरफ से वो क्या 3 अहम सलाह होंगी जिसका उस व्यक्ति को ख्याल रखना चाहिए ताकि उसे एक सही कीमत भी मिल जाए, टैक्स और कानून तीनों जो चीजें हैं ये कायदे में रहे? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने घर को तैयार करना कि आपको अपना मन बनाना है मकान खरीदने के लिए, बेचने के लिए। पहले घर को तैयार करना। एक चीज बेचने जा रहे हैं, चाहे गाड़ी बेचें, चाहे कमीज बेचें, कुछ भी आप दुनिया में बेचें, उसको साफ सुथरा पेंट कराना, उसके अंदर कोई टूट फूट है, सीलन है, उसको आपको ठीक कराइए, आपको कीमत अच्छी मिलेगी, आपको मकान बेचने में सुविधा मिलेगी, आपका मकान जल्दी बिकेगा, जो बायर आएगा उस मकान को पसंद करेगा। दूसरी चीज, आपको प्राइसिंग सही रखनी है। आपको ये पता करना है कि आपको मैक्सिमम क्या वैल्यू उसकी मिल सकती, क्योंकि अगर मान लीजिए आज आपने बेच दिया और वो प्राइस कम थी, तो आप ये जिंदगी भर उस लॉस को रिकवर नहीं कर पाए, क्योंकि वो तो प्रॉपर्टी तो चली गई, बेचने वाला, खरीदने वाला सस्ते में खरीद के चला गया और आपको नुकसान हो गया। और तीसरी चीज है डॉक्यूमेंटेशन और टैक्स। डॉक्यूमेंटेशन आपको बहुत क्लियर रखनी है, क्योंकि आपको सेल डीड अपने, क्योंकि जितने भी गेन या लॉस है आपकी प्रॉपर्टी पे जो आपने बेची है, वो आपको अपनी रिटर्न में दिखानी होती है। तो आपके डॉक्यूमेंट बहुत क्लियर होने चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को, सीए को देंगे, ताकि वो साल के एंड में आपकी रिटर्न में उसको ढंग से दिखा सके। फाइनल चीज, आपको टैक्सेशन में ध्यान रखना है। आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में गए हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में गए हैं, और आपके पास ये भी ऑप्शन है, अगर आपके पास जिंदगी में 2 ही मकान है, आपने सिर्फ 2 मकान की ट्रेडिंग करी है, तो आप अपना एक मकान बेच के जो उसका गेन है उसको मिला के नई प्रॉपर्टी ले हैं, तो आपको 0 टैक्स पड़ेगा। उस सुविधा का भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये तीनों चारों चीजें आपको बहुत बहुत ध्यान से देखनी। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि अमित जी ने बताया, घर बेचना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसे साफ सुथरा कीजिए, अच्छा से बना के जो है पेश कीजिए, ताकि बायर का भी इंटरेस्ट जो है वो आपके घर में बने। आपको इसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए। आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि आपको जो है वो टैक्स कितना भरना होगा। तो हमने जैसे पहले भी आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए आप किसी लॉयर की मदद लीजिए, और अगर आप टैक्स की गणना के बारे में समझना चाहते हैं और बेहतर तरीके से, तो किसी सीए की मदद लीजिए, इससे काफ़ी आसानी
हो जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें बहुत अच्छे से ये समझा दिया कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है तो उसे किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, और इनफैक्ट आपने हमें बड़े अच्छे से एग्जाम्पल के साथ जो है कैपिटल गेन के बारे में भी समझा दिया। तो ये चीज़ें मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को सारी जो है बहुत अच्छे से काम आने वाली हैं और उनकी जितनी कन्फ्यूजन होगी प्रॉपर्टी बेचने के बारे में वो सारी की सारी दूर हो गई होंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये था आज का प्रॉपर्टी जंक्शन। मकान बेचते समय समझदारी जरूरी है, नहीं तो नुकसान होना तय है। देखिए, सही दस्तावेज जो हैं वो आपके पास होने चाहिए, टैक्स की समझ होनी चाहिए, कानूनी सलाह जो है वो आपको लेनी चाहिए। तो यही है आपके प्रॉपर्टी डील को कामयाब बनाने की कुंजी। मिलेंगे अगले हफ्ते प्रॉपर्टी जंक्शन के एक और एपिसोड के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, आपकी तमाम कंफ्यूजन्स को भी दूर करेंगे। तब तक देखते रहिए अमर उजाला द बोनस।